हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ सर्कल। आज हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे पहले, देन वी मूव ऑन टू थ्योरम एंड द फाइनल एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। सो इंस्क्राइब्ड एंगल। एक सर्कल में व्हेन यू ड्रॉ एन एंगल सच दैट द वर्टेक्स ऑफ द एंगल कौन सा होता है, उसका कॉर्नर पॉइंट, एंगल का कॉर्नर पॉइंट, दिस पॉइंट है ना। जैसे ट्राइंगल में कितने वर्टाइसेस होते हैं, 3। क्वाड्रिलैटरल में कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4 द कॉर्नर्स। एंगल में एक होता है। सो व्हेन द वर्टेक्स इज ऑन द सर्कल एंड द टू साइड्स ऑफ द एंगल intersect the circle in 2 points, say A and B, then such an angle is called an inscribed angle. क्या बोलते हैं, एंगल AOB is an inscribed angle in which arc, तो इसी आर्क में बोलते हैं कि इट इज इंस्क्राइब्ड, यानी कि इस आर्क में बना हुआ है ना वो। यू कैन सी दिस आर्क फ्रॉम A to B, आर्क AOB। सो हम बोलते हैं कि एंगल AOB इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल इन आर्क AOB, विच आर्क AOB। ठीक है, यानी कि जिस आर्क में वो बना हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब्ड आर्क। It is inscribed in the arc AOB and the angle is called an inscribed angle. Next is an intercepted arc. Intercepted arc. तो जैसे कि मैंने कोई और टाइप के एंगल्स बना लिए, एक हो गया से ऐसा, एक हो गया ऐसा, ठीक है, एक हो गया ऐसा, एक हो गया ऐसा। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको। तो इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, जब एक एंगल एक आर्क को इंटरसेप्ट करता है, मतलब कि कट ऑफ करता है फ्रॉम अ सर्कल, कि एक डिस्टिंक्ट पार्ट दिख रहा है आपको बिकॉज ऑफ द एंगल, क्योंकि एंगल ने उसको कट किया वो सर्कल को एट सम पॉइंट, तो जिसकी वजह से वो आर्क एक डिस्टेंट, एक अलग आर्क बन गया, ठीक है, एक डिफरेंट आर्क। तो दिस इज इन दिस केस, जैसे कि यह है एंगल ABC, तो आपको दिख रहा है ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट उसने एक आर्क कट किया, से आर्क AP। तो दिस आर्क AP इज कॉल्ड द इंटरसेप्टेड आर्क, है ना। ये क्यों बना, ये इस एंगल की वजह से बना, राइट, ये एंगल के साइड्स के वजह से। तो इसका इंटरसेप्टेड आर्क का क्या होता है कि जो एंगल और सर्कल के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, वही उस आर्क के एंड पॉइंट्स होते हैं। उस एंगल और उस सर्कल के बीच में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, एंगल और सर्कल के बीच में कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो A पे इंटरसेक्ट हो रहा है और P पे, तो यही उस आर्क के क्या होंगे, एंड पॉइंट्स। तो आर्क वही है ना हमारा, आर्क AP, राइट। तो अभी इन दिस केस ऑल्सो, इंस्क्राइब्ड एंगल के केस में भी दिस विल बिकम व्हाट, आर्क AB इंटरसेप्टेड आर्क। तो क्योंकि वो एंड पॉइंट से देखो एनक्लोज्ड है, आर्क समझ में आ रहा है। तो एक इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, जो एंगल के 2 साइड्स के वजह से बनता है। तो वो एंगल जहां जहां कट करता है सर्कल को, वो 2 पॉइंट ही उस आर्क के एंड पॉइंट्स बन जाते हैं, और उसका नाम आता है वो एंड पॉइंट से, कि दैट इज द इंटरसेप्टेड आर्क। तो वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है। तो इन दिस केस इंस्क्राइब्ड एंगल में क्या था, द वर्टेक्स हैज टू बी ऑन द एंगल। सो इंटरसेप्टेड आर्क का वैसा नहीं है, कहीं पे भी वर्टेक्स हो, डजंट मैटर, but the angle के 2 sides will cut the circle in 2 points, and those 2 points will become the end points of the arc. That is the thing, ठीक है। तो अभी in this case एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका इंटरसेप्टेड आर्क, राइट। इन दिस केस इफ यू सी, एंगल एक इधर कट कर रहा है, तो ये एक इंटरसेप्टेड, और एक ये इधर भी कट कर रहा है, तो ये भी एक इंटरसेप्टेड आर्क होगा। मतलब इसमें 2 हो गया। सो आई विल मेक अ बिगर डायग्राम फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये ऐसा, तो इधर भी तो कट कर रहा है ना एंगल के साइड्स, तो ये क्या हो गया, एक इंटरसेप्टेड आर्क। और वही एंगल बिकॉज आगे तक एक्सटेंडेड है, तो इधर भी कट कर रहा है सर्कल को इन 2 पॉइंट्स, दोनों साइड्स ऑफ द एंगल, तो ये क्या हो गया, एक दूसरा इंटरसेप्टेड आर्क हो गया। तो ऐसे केस में इट इज हैविंग
it is the angle is cutting two arcs, so it has two intersected arcs. So in this case ये एंगल इधर सर्कल को टच कर रहा है, तो जिसकी वजह से दोनों साइड पे आर्क्स कट हो रहे हैं ना, एक ये अलग से बन रहा है और एक ये अलग से बन रहा है, तो ये क्या हो गए ऐसे, इसी की तरह से दो आर्क्स इंटरसेक्ट किया, एक ही एंगल ने दो साइड पे टच, क्योंकि एक इंटरसेक्ट किया सर्कल को, तो एक ये भी इंटरसेप्टेड आर्क हो गया और एक ये साइड भी हो गया ना, ये भी तो दोनों एंगल्स के साइड के वजह से ही हुआ है. सो दीज आर द इंटरसेप्टेड आर्क्स. So that was about inscribed angle and intercepted arc. So one more example, like for an angle which is like this. इसमें can you call this as an intercepted arc A, B, C? तो एंगल का साइड हमने अभी क्या पढ़ा इंटरसेप्टेड आर्क के बारे में, बोथ साइड्स ऑफ द एंगल हैव टू कट द सर्कल, यानी कि दो पॉइंट्स में कट करेंगे, राइट. सो वही दो पॉइंट्स उस आर्क के एंड पॉइंट बन जाते हैं, तो वो नाम आप वैसे ही लिखते हो. अभी इन दिस केस ये एंगल का ये साइड कट कर रहा है AB में, क्या ये BC कहीं पे कट कर रहा है एंगल सर्कल को? नो. सो दैट इज व्हाई दिस विल नॉट क्रिएट एन इंटरसेप्टेड आर्क. गॉट इट? सो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इट सेज दैट द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल, अभी इसमें कौन सा इंस्क्राइब्ड एंगल है, क्या पढ़ा हमने इंस्क्राइब्ड एंगल के बारे में, द वर्टेक्स ऑफ द एंगल विल बी ऑन द सेंटर ऑफ दिस, विल बी ऑन द सर्कल एंड द टू साइड्स ऑफ द एंगल will cut the circle in 2 points. That is an inscribed angle. मतलब vertex का circle पे होना बहुत जरूरी है, ठीक है. So inscribed angle theorem बोलता है कि the measure of an inscribed angle, in this case it is angle BAC, okay, B point and C point इधर, where it is cutting the circle. So measure angle BAC will be half measure arc BC. ये आपको प्रूव करना है कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजर होता है वो हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क होता है. ये इंटरसेप्ट कर रहा है वो बराबर एंगल जहाँ कट कर रहा है उसके एंड पॉइंट्स के बीच का आर्क, तो आर्क BC ये हो गया आपका इंटरसेप्टेड आर्क. आपको बताना है कि जो ये एंगल होता है ना ये इस आर्क का आधा होता है, तो एक उसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे. अच्छा, तो गिवन में क्या है कि एंगल BAC इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है. कंस्ट्रक्शन में आपको ये करना है कि ये AO को बना दो और एक्सटेंड भी कर दो. ड्रॉ रे AO एंड इट कट्स द सर्कल इन पॉइंट E ले लो या जो भी ले लो, ठीक है. ऑल्सो ये जो रेडियस है इसको भी जॉइन कर लो. ड्रॉ रेडियस OC, ओके. हमने AO रे को ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया और हमने OC को भी ज्वाइन कर दिया. नाउ कम्स द प्रूफ पार्ट. तो अभी इसमें 3 केसेस हो सकते हैं जो हम लोग एक्चुअली इन शॉर्ट 2 में ही प्रूफ कर देंगे. अभी कैसा है कि हमने ये इंस्क्राइब्ड एंगल ऐसा लिया सच दैट द सेंटर उसके अंदर आ रहा है, बराबर है. इंस्क्राइब्ड एंगल में ये सेंटर को लेके कुछ कंपल्शन ये नहीं है कि वो सेंटर अंदर हो बाहर हो या सेंटर के ऊपर से पास हो, एनीथिंग इज ओके. तो इसलिए 3 केस हो सकते हैं ना. एक इंस्क्राइब्ड एंगल ऐसा हो सकता है जैसा ये है कि सेंटर उसके अंदर आ रहा है, एक इंस्क्राइब्ड एंगल ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर उसके बाहर आ रहा है, और एक ऐसा भी हो सकता है जो सेंटर से पास हो रहा है, बराबर है. तो इसमें भी ऐसे ये 3 केस हमको प्रूव करना है, जिसमें एक ही में प्रूव करके 2 केस ऐसे ही हो जाएगा और तीसरा हम कर लेंगे पहले को यूज करके, ठीक है. तो देखते हैं कैसे करेंगे ये. सो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम दिस ट्राइंगल OAC. इन ट्राइंगल OAC व्हाट डू वी हैव, वी नो कि OA एंड OC आर द रेडिया ऑफ द सेम सर्कल. देखो क्या होगा, OA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू OC. क्या रीजन है, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, राइट. ओके. नेक्स्ट, अगर 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सो व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल्स, द एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, राइट. अगर ये 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके ऑपोजिट के एंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, राइट. इन अ ट्राइंगल व्हेन 2 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट उसके ऑपोजिट के एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. दैट इज व्हाट आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम यू कैन से. therefore angle OCA कॉन्ग्रुएंट टू OAC. दैट इज, मैं लिख सकती हूँ ये समझा ना, ये साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट तो क्या हो गया,
इसके ऑपोजिट का एंगल ये, इसके ऑपोजिट का एंगल ये, तो OCA कॉन्ग्रुएंट टू OAC आ गया। दैट इज मैं लिख सकती हूँ कि मेजर एंगल OCA इज इक्वल टू मेजर एंगल OAC इज इक्वल टू x लिया मैंने, क्या किया, x लिया, इसको ये x है तो ये भी कितना हो गया x, समझा। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, हमने जो पहले पढ़ा हुआ है, एक ट्राइंगल में एक होता है एक्सटीरियर एंगल, क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। उसके बारे में क्या होता है कि द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल्स। सो थोड़ा पढ़ लेते हैं उसके बारे में भी इन शॉर्ट। एक ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ऐसा, मतलब आप एक कोई भी साइड को एक्सटेंड करोगे ना स्ट्रेट, तो जो एंगल बनेगा ट्राइंगल के साइड के साथ, ये इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। आपने ये साइड को स्ट्रेट एक्सटेंड कर दिया, तो ये साइड के साथ जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सटीरियर एंगल। एंड रिमोट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, तो मैं नाम लिख देती हूँ इधर, ABCD। तो रिमोट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके बाजू वाला जो एडजेसेंट, बाजू वाला मतलब एडजेसेंट एंगल ट्राइंगल का, इसको छोड़कर जो बाकी के दो एंगल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिमोट इंटीरियर। मतलब इंटीरियर में है एंड दूर है ना, रिमोट डिस्टेंट पे है, इसके लिए उनको बोलते, ये वाला हो गया एडजेसेंट, और रिमोट इंटीरियर क्या होता है, ये दो। थ्योरम से कि द एक्सटीरियर एंगल, यानी कि इन दिस केस इट इज एंगल ACD, will be equal to the sum of remote interior angles. So remote interior angles कौन से हैं, adjacent, इसके adjacent को छोड़कर बाकी के दो angles, यानी कि in this case angle A plus angle B, मतलब this angle and this angle will be equal to this angle, ठीक है। exterior angle theorem. So exterior angle theorem के हिसाब से the exterior angle is greater than either of the remote interior angles, दोनों से ही बड़ा होता है एक्सटीरियर एंगल, ऑब्वियसली बिकॉज वो सम से बनता है, A plus B से बनता है वो एक्सटीरियर एंगल, then the exterior angle will be greater than A and will also be greater than B, right? So we are going to use this over here. अभी in this triangle if you see, ये line extended है, ये जो एंगल है ये क्या बन रहा है, एंगल COE, एंगल COE is an exterior angle, क्या है, एंगल COE। ये ट्राइंगल का ही देखो, ये ट्राइंगल ऐसा बना हुआ है which is AOC, और ऐसा इधर ये हमने जो एक्सटेंड किया था उसकी वजह से ये जो एंगल बन रहा है ये बाहर का एंगल हो गया ना फॉर दिस ट्राइंगल, दिस इज एन आउटसाइड एक्सटीरियर एंगल। सो दिस एंगल विल बी व्हाट, इसके बाजू वाले को छोड़कर बाकी के दो का एडिशन, देयरफॉर एंगल COE विल बी व्हाट, दिस एंगल जिसको हमने लिया x प्लस दिस एंगल जिसको भी हमने लिया x, क्योंकि वो दोनों इक्वल अभी ऊपर प्रूव किया था। दिस इज व्हाट योर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ओके। और रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम उसी के एप्लीकेशन से वो प्रूव होता है, सो वी कैन यूज एनीथिंग। सो दैट इज 2x, द एंगल COE इज हाउ मच, 2x, क्लियर है। एंगल COE, O क्या है आपका, सेंटर है, राइट, O आपका सेंटर है, यानी कि COE क्या बन रहा है आपका, सेंट्रल एंगल, और COE क्या सामने कौन सा आर्क है, CE, माइनर आर्क। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि द मेजर ऑफ द माइनर आर्क इज इक्वल टू व्हाट, द सेंट्रल एंगल। तो अगर COE मुझे 2x आया तो CE ये आर्क का मेजर कितना होगा, 2x। तो इसके नेक्स्ट अभी हम वो लिखेंगे कि एंगल COE, measure angle COE will be equal to measure arc CE। इसका रीजन क्या है, measure of a minor arc, ये हमने कल पढ़ा था, राइट, कि एक माइनर आर्क का मेजर क्या होता है, उसकी सेंट्रल एंगल के जितना मेजर होता है। तो ये सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल क्यों, क्योंकि सेंटर पे है ना वर्टेक्स, इसके लिए। तो अगर ये भी कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि ये हमने 2x बताया था, तो ये हो गया 2x, राइट। और ये कितना था, x, मतलब ये एंगल इस आर्क का कितना हो गया, आधा हो गया ना, ये 2x है, ये हमने प्रूव किया 2x, और ये कितना है x, खाली 1x, आधा। तो देयरफॉर आपको क्या आ रहा है, जो एंगल CAO यानी कि ये वाला OAC हमने बोला था, एंगल OAC, दैट इज OAC को अगर मैं पूरा नाम लिखूं तो क्या हो जाएगा, EAC,
एंगल EAC वो कितना आ रहा है आपको, आधा आ रहा है उसके सामने वाले आर्क का, हाफ मेजर आर्क EC, है ना। अभी हमने क्या प्रूव किया कि ये जो है हम लोग को 2x क्यों आया, ये 2x आया एक्सटीरियर एंगल से, ये 2x हुआ तो ये 2x क्यों हुआ, क्योंकि माइनर आर्क का मेजर होता है उसका सेंट्रल एंगल का मेजर। तो अगर ये 2x है और ये x है, यानी कि दिस एंगल हियर इज हाफ ऑफ दिस, राइट। तो वही मैंने लिखा एंगल OAC, उसका पूरा नाम लिखूंगी तो एंगल EAC, बिकॉज ये तीनों एक ही लाइन पर है। तो एंगल EAC इज हाफ मेजर आर्क EC, ये हमने प्रूव कर दिया। ये साइड में ये सब लेकर हमने ऐसा वाला पार्ट प्रूव किया। अभी समवेयर दिस इज क्लोज टू व्हाट वी वांट टू प्रूव, राइट। हमको क्या प्रूव करना है, हमको वो पूरे एंगल को लेना है और हमने आधे एंगल को प्रूव कर दिया, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दूसरे साइड के लिए लिखेंगे सिमिलरली। क्या लिखेंगे, सिमिलरली। जैसे हमने ये साइड में ये एक OC कंस्ट्रक्ट किया, वैसे अगर मैं OB कंस्ट्रक्ट करूं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों के भी हम लोग फिर y ले लेंगे, बराबर है। और फिर वैसे ही करके आगे कर सकते हैं, या x भी ले सकते हैं, बिकॉज एक्चुअली में ये रेडियस और ये रेडियस सेम ही है। तो अगर ये this side and this side is also going to be equal, right? They all the same radii of the same circle. So that is why हम लोग similarly prove कर सकते हैं। And जैसे EAC के लिए आपने बताया EAC, वैसे आप EAB के लिए क्या बोल सकते हो, similarly EAB कितना हो जाएगा, it will be half of measure arc BE, उसके सामने वाला, है ना। ये EC क्या था, इंटरसेप्टेड आर्क था ना, बाय एंगल EAC इट वाज इंटरसेप्टेड ना। देखो EC उसके एंड पॉइंट्स है, इसका नाम EAC है और इसका EC है, देखो एंड पॉइंट्स बराबर। तो ये कौन सा आर्क है, इंटरसेप्टेड आर्क है। और ये कौन सा एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, राइट। तो हम लोग ने इन वे वही प्रूव किया कि इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजर इज हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, जो आपको एक्चुअल में प्रूव करना है, लेकिन हमने आधा पार्ट किया। इसलिए नेक्स्ट हाफ करने के लिए हमने बोला सिमिलरली। क्या बोलेंगे, सिमिलरली। दूसरे साइड भी ऐसे ही आएगा कि एंगल EAB विल बी हाफ ऑफ इसका इंटरसेप्टेड आर्क, एंड बाद में ये हो गया 1, ये हो गया 2। आप दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि आपको पूरे बड़े एंगल को प्रूव करना था ना। आपने ये आधा लिया, ये आधा लिया, पूरा ऐड करना पड़ेगा ना। तो एडिंग 1 and 2 आपको आएगा एंगल EAC प्लस एंगल EAB इज इक्वल टू हाफ, कॉमन भी लिख सकते हो या अलग अलग लिख के बाद में कॉमन ले सकते हो, हाफ ऑफ मेजर आर्क EC प्लस मेजर आर्क BE। ठीक है, मैंने क्या किया, हाफ कॉमन लिखा, बिकॉज दोनों में है ना हाफ, इसके लिए। तो ये क्या आएगा, EAC प्लस EAC प्लस EAB, ये क्या हो जाएगा, पूरा बड़ा एंगल हो जाएगा, बिकॉज उसमें क्या है, कॉमन रे। तो जब एक कॉमन रे होता है एंगल में, तो आप क्या कर सकते हो, ये दोनों एंगल को ऐड कर सकते हो, तो वो पूरा बड़ा एंगल आ जाएगा, दैट इज एंगल BAC। ओके, एंड आर्क में ये था BE प्लस EC, तो कॉमन पॉइंट एक ही है E, तो BE प्लस EC क्या आएगा, ये पूरा आर्क BC। तो हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, मेजर आर्क BC, या पूरा आप नाम बड़ा लिखना चाहते हो तो BEC, पूरा नाम BEC, बराबर है। क्या आएगा, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन एंड आर्क एडिशन दोनों, एंड आर्क एडिशन प्रॉपर्टीज, बराबर है। एंगल ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में एक कॉमन आर्क होना चाहिए, तो आप इसको ऐड कर सकते हो। और आर्क के लिए क्या होना चाहिए, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए दो आर्क के बीच में, तो आप उन लोग को ऐड कर सकते हो, राइट। सो हेंस वी हैव प्रूव कि एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। एक इंस्क्राइब्ड एंगल के सामने जो आर्क होगा उसका वो आधा मेजर का होगा, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था 3 डायग्राम्स होंगे ना, कि एक इंटीरियर में हो, एक ऑन द सेंटर हो, द एंगल इज पासिंग थ्रू द सेंटर, एंड एक एक्सटीरियर में हो। तो ये हो गया इंटीरियर वाला। और ऑन द पॉइंट, ऑन द सेंटर से जाता हुआ, मतलब कि ऐसा इंस्क्राइब्ड एंगल, तो ये भी हमने इधर ही प्रूफ कर दिया है। ये हमने पहले इधर आधा एंगल जो प्रूफ किया था एंगल EAC के बारे में, तो एंगल EAC सेंटर से जा रहा था ना, ये वाला एंगल, तो वो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है कि जो सेंटर से भी जाता है उसका भी
हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क ही रहता है इंस्क्राइब्ड एंगल के केस में। अभी सिर्फ हमको एक क्या प्रूव करना है, जो एक्सटीरियर में होगा वो वाला। डायग्राम कैसा होगा कि इंस्क्राइब्ड एंगल के बाहर है सेंटर, ठीक है, और आपको प्रूव करना है अगेन कि ABC विल बी हाफ ऑफ AC। सो इसमें आप क्या करोगे, आप ये बना दो से D, ओके। सो हम लोग ने क्या किया, सेंटर से बना दिया। तो अभी हमने पहले ऊपर प्रूव कर दिया है सेंटर वाला केस और इंटीरियर वाला केस कि वो हाफ होता है ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। तो वही यूज करके हम लोग ये वाला पार्ट भी यूज प्रूव करेंगे, ठीक है, कि एंगल, मेजर एंगल सेंटर से जो पास हो रहा है, और ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, दिख रहा है एंगल DBA, मेजर एंगल DBA कितना हो जाएगा, इट विल बी हाफ ऑफ मेजर आर्क DA। क्या बोला मैंने, ये एंड पॉइंट्स ही होता है आर्क का नाम, है ना, क्योंकि वही इंस्क्राइब्ड एंगल का डेफिनेशन है कि जिसका सेंटर, जिसका वर्टेक्स सर्कल पे हो और वो दो साइड्स जो है ना एंगल के, वो सर्कल को जहां कट करते हैं वो आर्क बन जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेप्टेड आर्क। तो एंगल DBA का मेजर कितना हो जाएगा, इट विल बी हाफ ऑफ मेजर आर्क DA। क्यों, क्योंकि अभी हमने ऊपर प्रूव किया जो कि सेंटर से जो प्रूव करता है, तो ये वाला कि जैसे इधर प्रूव किया था ना, एंगल EAC कितना आया था हमको, हाफ ऑफ EC, और EA कहाँ से पास हो रहा था, सेंटर से। तो आप ये नंबर इधर लिख सकते हो फ्रॉम 1, हमने ऊपर वो प्रूव किया, ओके। तो DBA के लिए किया, फिर हमने उसी तरह से जैसे DBA लिया आपने, आप DBC भी ले सकते हो, वो भी सेंटर से ही पास हो रहा है एक साइड, तो केस तो वो भी वैसा ही है। सिमिलरली मेजर एंगल DBC के लिए मैं क्या बोलूंगी, हाफ ऑफ मेजर आर्क DC, बराबर है। मेजर एंगल DBC विल बी हाफ ऑफ मेजर आर्क DC, या अगर पूरा नाम लिखेंगे तो DAC, आर्क DAC। ये भी फ्रॉम 1 ही है। क्यों फ्रॉम 1, क्योंकि इसमें हम लोग ने प्रूव किया था कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, ऐसा एंगल जो सेंटर से गुजरता है जिसका साइड, वो हाफ होता है इंटरसेप्टेड आर्क का। हमने प्रूव किया था ना कि ये x + x ये हो गया 2x एक्सटीरियर एंगल की वजह से, ये 2x तो ये 2x, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल है, ये माइनर आर्क है, ये 2x है और ये तो x था, मतलब ये आधा हुआ ना इसका। तो उसी तरह से हम लोग ने इसके लिए अभी इधर दोनों में से फ्रॉम 1 लिखा। सो DBA हो गया, DBC हो गया। आप किसको प्रूव करना चाहते हो, ये वाले को, ABC को, तो आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एक पूरा एंगल है DBC और एक आधा एंगल है DBA, देयरफॉर मेजर एंगल DBC पूरे एंगल में से माइनस कर दो ये ऊपर वाले एंगल को, मेजर एंगल DBA विल बी इक्वल टू हाफ, और मेजर कॉमन DBC के सामने क्या था, आर्क DAC माइनस आर्क मेजर आर्क DA, ठीक है। तो क्या आएगा, DBC से अगर मैं DBA निकाल दूं, ये माइनस कर दूं, ये पूरे एंगल में से ये एंगल को माइनस कर दूं, तो ये एंगल बच जाएगा, यानी कि एंगल मेजर एंगल ABC। और उसी तरह से आर्क में मैं DC में से DA निकाल दूं, तो क्या बच जाएगा, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये हाफ इधर था ही ऑलरेडी, हाफ ऑफ मेजर आर्क AC, ठीक है। अगेन दिस इज आर्क एडिशन एंड एंगल एडिशन पॉजिटिव। जैसे एडिशन है वैसे ही सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्ट किया हम लोग ने, बराबर ना। या तो हम उसको ऐड, ये दोनों ऐड करके फिर इधर उधर करते थे सिंपल अलजेब्रा, या हमने डायरेक्ट उसको सब्ट्रैक्ट किया तो भी चलेगा, समझा आपको। तो हमने पहले तो ऊपर वाले में ही फर्स्ट ही प्रूफ एक्चुअली मेन था, उसमें ही हमारा सेंटर से पास होता हुआ एंगल और इंटीरियर वाला एंगल दोनों प्रूव हो गया। तो उसी को यूज करके फ्रॉम 1 ऐसा लेकर हमने ये एक्सटीरियर वाला केस भी प्रूव किया। क्या एक्सटीरियर की बात कर रही हूँ मैं, कि जब जो सेंटर है ना सर्कल का, वो उस इंस्क्राइब्ड एंगल के बाहर होगा, तो इसका भी अभी से आपको क्या याद रखना है कि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या कहता है कि द इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। व्हाट इज इंस्क्राइब्ड एंगल, जिसका वर्टेक्स सेंटर सर्कल पे हो, एंड व्हाट इज इंटरसेप्टेड आर्क, जो उस एंगल से कट हुआ हो ऑन द सर्कल, सच दैट ये एंगल जहाँ पे कट कर रहा है ना सर्कल को, वो उसके एंड पॉइंट्स बन जाते हैं उस आर्क के, इंटरसेप्टेड आर्क के।
Why am I repeating? Because it is important आगे का exercise and काफी सम्स इस पे ही dependent है. The fact कि you understand what is an inscribed angle, what is an inscribed arc. तो inscribed angle, अगर ये angle है तो यही arc जो है ना जिसमें वो बना है, ये में इस वाले arc में बना है ना वो, इसी angle को क्या बोलेंगे, इसी arc को क्या बोलेंगे, inscribed arc. और उसके सामने वाले को क्या बोलेंगे, इंटरसेप्टेड आर्क. जो उसने कट किया, जो वो एंगल के साइड्स में कट किया, उसको बोलेंगे इंटरसेप्टेड आर्क. सो इंस्क्राइब्ड एंगल, इंस्क्राइब्ड आर्क, इंटरसेप्टेड आर्क. इसी थ्योरम को, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम जो अभी हमने पढ़ा, उसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. सबटेंडेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं. द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज half of the measure of the angle subtended at the center. क्या बोला मैंने अभी, जो हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम प्रूव किया वो क्या बोलता है कि जो एक इंस्क्राइब्ड एंगल होता है, मेजर एंगल ABC इज हाफ ऑफ मेजर आर्क AC, है ना, उसका इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ. अभी बट ये इंटरसेप्टेड आर्क का मेजर क्या होता है, इट इज इक्वल टू द सेंट्रल एंगल ना. तो मैं ये इंटरसेप्टेड आर्क के जगह पे क्या ले सकती हूँ, ये मेजर एंगल AOC भी ले सकती हूँ, क्योंकि ये आर्क और ये सेंट्रल एंगल का मेजर सेम होगा. डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क कि माइनर आर्क का मेजर क्या होता है, उसके सेंट्रल एंगल के जितना. इसके लिए मैं ये ऐसा भी ले सकती हूँ, हाफ ऑफ मेजर एंगल AOC. तो ये हुआ ना कि द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज इक्वल टू हाफ द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर. क्लियर है? तो अभी उसी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से कुछ करोलरीज प्रूव होती है. करोलरीज क्या होती है, जो प्रोपोजिशंस होती है, जो उस थ्योरम हम ऑलरेडी कोई चीज प्रूव कर चुके हैं और उसी प्रूफ को लेके हम और कुछ डिड्यूस करते हैं, नया स्टेटमेंट्स बनाते हैं कि हाँ बिकॉज वो वैसा प्रूव्ड है इसके लिए दिस स्टेटमेंट विल आल्सो बी ट्रू. तो वो हो गई हमारी करोलरीज विच आर डिपेंडेंट ऑन द एक्चुअल थ्योरम्स. ठीक है, तो इसमें दो करोलरीज है. एक तो ये angles inscribed in the same arc are congruent. Angles inscribed in the same arc. तो अगर आप इसका प्रूफ लिखने बोलूं तो आप क्या बोल सकते हो, ये जो एंगल है आपको प्रूफ जो करना है वो ये है कि एक एंगल है, एंगल PQR दिख रहा है, एंगल PQR is congruent to. तो पहले बात तो एंगल PQR कौन से आर्क में इंस्क्राइब्ड है, तो इट इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क PQR. बराबर है, ये वाले आर्क में देखो ब्लैक से मैंने मार्क किया है. ये एंगल PQR कौन से आर्क में इंस्क्राइब्ड है, ये था वो एंगल. तो हम उस एंगल का इंस्क्राइब्ड आर्क कैसे लेते हैं, तो उसके एंड पॉइंट्स लेने का और वो एंगल की तरफ जाने का. एंड पॉइंट्स लेके एंगल की तरफ, तो यही वाले आर्क में वो इंस्क्राइब्ड है, बना हुआ है, राइट. उसके सामने वाला आर्क, एंड पॉइंट सामने वाला, ये क्या हो जाएगा उसका इंटरसेप्टेड आर्क. ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये PR उसका इंटरसेप्टेड आर्क. समझा आपको? फॉर एंगल PQR आपका इंस्क्राइब्ड आर्क क्या है, आर्क PQR, जिसका पूरा नाम है PQSR बोलो या PSR बोलो, ये आर्क, राइट, वो उसका इंस्क्राइब्ड आर्क है. और उसका ये PTR क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क. बराबर है. तो आपको प्रूव करना है कि एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSR, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSR. ये बना देती हूँ मैं दूसरा एंगल PSR, दिस एंगल. कैन यू सी, कैन यू अप्रिशिएट दिस एंगल PSR? ये किसमें इंस्क्राइब्ड है, तो एंड पॉइंट्स लेने का PR और पीछे जाने का एंगल की तरफ, ये एंगल है ना. तो ये पूरा ये वाला आर्क है आपका इंस्क्राइब्ड आर्क. तो अगेन ये कौन सा आर्क है, सेम ना, PQSR. सो ये दोनों एंगल्स सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है. बराबर है, दोनों एंगल्स ये सेम आर्क में, फ्रॉम P to this आर्क they are inscribed in that arc and they have the same intercepted arc also. सामने एक ही आर्क बचा है which is PR. बराबर है. तो आपको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो अगर आप प्रूफ बहुत इसका सिंपल है, आप खुद ही लिख सकते हो कि मेजर एंगल PQR क्या हो जाएगा. मेजर एंगल PQR अभी हमने पढ़ा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, PQR विल बी हाफ ऑफ मेजर आर्क PR. सामने वाला मैंने बोला ना, ये एंड पॉइंट्स, ये देखो इंटरसेप्टेड का भी नाम सामने वाले से आता है, एंड पॉइंट्स आई मीन, और इंस्क्राइब्ड का भी एंड पॉइंट से आता है. लेकिन इंस्क्राइब्ड के आप पता करने के लिए आप पीछे जाते हो टुवर्ड्स द एंगल, तो
तो आपको मिलेगा ये पी क्यू एस आर, ये इंस्क्राइब्ड, एंड उसके सामने जो कट हो रहा है वो क्या होता है, इंटरसेप्टेड आर्क। तो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि पी क्यू आर इज हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। दिस इज व्हाट इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, पूरा लिखना है। उसी तरह से मेजर एंगल पी एस आर कितना हो जाएगा, मेजर एंगल पी एस आर मेजर हाफ ऑफ मेजर आर उसका इंटरसेप्टेड आर्क। तो पी एस आर के सामने भी पी आर ही है, राइट, ये पी टी आर भी लिख सकती हूँ मैं इसको पूरा। तो पी एस आर के सामने भी कौन सा है, आर पी टी आर, तो उसका आधा हो जाएगा। वापस रीजन है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो फ्रॉम 1 and 2 आप देख सकते हो ये दोनों आर एच एस सेम है, हाफ मेजर आर पी टी आर, हाफ मेजर आर पी टी आर, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। देयरफॉर measure angle PQR is equal to measure angle PSR, which makes the two angles congruent. तो क्या होता है, अभी से हम याद रखेंगे कि angles inscribed in the same arc, जो same arc में एंगल बने हुए हैं तो क्या होते हैं, congruent। मतलब वो कैसे होंगे वो एंगल्स, उन दोनों एंगल्स के एंड पॉइंट सेम होंगे, बराबर है ना। PQR का भी एंड पॉइंट PR, PSR का भी एंड पॉइंट PR। मैं कोई और बनाऊं, PMR, इसका भी एंड पॉइंट PR, मतलब ये भी क्या होगा, इससे कॉन्ग्रुएंट होगा। जितने भी एंगल्स आप PR को लेके बनाओगे इंस्क्राइब्ड एंगल्स, हाँ, मतलब उसका वर्टेक्स सर्कल पे होना चाहिए। जितने भी आप ऐसे एंगल्स बनाओगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ये हो गई एक कोरोलरी। और दूसरी वाली बोलती है एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज सेमी सर्कल, राइट, बिकॉज ये सेंटर से पास हो रहा है, दिस इज द डायमीटर, सो दिस मेक्स द टू हाफ्स equal, so there it's a semi circle, right? So इसमें पूछा है, बोला है कि प्रूफ कि ये 90 डिग्री होगा। तो क्या करोगे आप, मेजर एंगल ABC अकॉर्डिंग टू यू क्या होगा, इट इज अगेन एन इंस्क्राइब्ड एंगल, तो इट विल बी हाफ ऑफ मेजर आर इंटरसेप्टेड आर। तो ABC के सामने कौन सा बन रहा है, AC। इधर सपोज T एक पॉइंट देती हूँ तो फॉर अंडरस्टैंडिंग बेटर, तो दिस इज आर्क ATC, बराबर है। इसका क्या रीजन है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अभी मेजर आर्क ATC कितना होगा, हमने बोला ये डायमीटर है तो ये 180 हो गया ना, तो हाफ ऑफ 180। आप इसका रीजन लिखोगे मेजर ऑफ अ सेमी सर्कल, मेजर ऑफ अ सेमी सर्कल, सो विच इज 90 डिग्री, एंड देयरफॉर मेजर एंगल ABC कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया ना। यानी कि ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल क्यों था, क्योंकि ये डायमीटर है, इसके लिए। तो जब एक सेमी सर्कल में एक एंगल इंस्क्राइब होता है, क्योंकि ये डायमीटर के एंड पॉइंट से बना है ना, तो ये सेमी सर्कल के अंदर ही बना है, बराबर है। तो जब एक सेमी सर्कल में एंगल इंस्क्राइब होता है तो वो हमेशा कैसा रहता है, 90 डिग्रीज। क्लियर है ये। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। सो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का हमने बताया था क्या होता है, ऑल द पॉइंट्स, ऑल द वर्टाइसेस लाई ऑन द सर्कल, सर्कल पे होगा। मतलब कि ये है क्या साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, नहीं। ये है क्या साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, नहीं। या ये है क्या साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, नहीं। उसके चारों वर्टाइसेस किस पे होने चाहिए, सर्कल में होने चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ओके, अभी इसके बारे में थ्योरम ये कहता है कि द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। कैसे होते हैं वो लोग, सप्लीमेंट्री, यानी कि कितना, 180 डिग्री। सो सपोज दिस इज ABCD, तो आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज 180 डिग्री, है ना। दिस प्लस दिस ऑपोजिट एंगल्स होते हैं 180 डिग्री, और उसी तरह से एंगल DAB प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये और ये भी मिला के 180 डिग्री होंगे, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सो आपको अगर, बिकॉज चारों वर्टाइसेस सर्कल पे होता है, मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में कितने इंस्क्राइब्ड एंगल होंगे, 4। ये चारों मतलब इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, क्योंकि चारों के वर्टाइसेस किस पे है, सर्कल पे है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल है तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज करेंगे। तो मेजर एंगल ABC, ये वाले का मेजर कितना आएगा, हाफ ऑफ मेजर आर, ये आप एंड पॉइंट देखोगे, और जो इंटरसेप्टेड आर्क यानी कि सामने वाला, हाफ ऑफ मेजर आर्क ADC, हाफ ऑफ मेजर आर्क ADC, बराबर है। ये होगा ABC का। और उसी तरह मेजर एंगल ADC कितना होगा,
इट विल बी हाफ ऑफ मेजर आर, इसके सामने वाला। तो ADC एंगल है तो इसके सामने वाला आर, ये जिसके एंड पॉइंट क्या होंगे, एंगल के जो एंड पॉइंट है वही उस आर्क का एंड पॉइंट होगा, राइट है। तो दिस इज हाफ ऑफ मेजर आर ABC। ये दोनों का रीजन क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। मैं दोनों को ऐड करूं तो क्या आएगा, मेजर एंगल ABC प्लस मेजर एंगल ADC विल बी हाफ ऑफ मेजर आर्क ADC प्लस मेजर आर्क ABC। ये दोनों को ऐड किया, हाफ मैंने कॉमन लिखा और ये दोनों को ऐड किया। अभी देखो ADC, दिस इज ADC आर्क प्लस ABC प्लस ये हो गया ABC। तो कैन यू सी पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया उसमें, है ना। ADC प्लस ABC इज अ कंप्लीट सर्कल, सो दैट इज व्हाई उसका मेजर तो हमें पता होता है, विच इज हाउ मच, 360 डिग्री। इसका रीजन क्या है, मेजर ऑफ अ सर्कल, एंड दैट इज व्हाई ये कितना आ गया, 180 डिग्री। सो ये आपको जो प्रूव करना था कि ABC प्लस ADC 180 हेल्प्स प्रूव। एंड दूसरे पार्ट के लिए आप क्या लिखोगे, सिमिलरली जैसे आपने ये ABC लिया, अगर मैं ये BAD लूंगी तो BAD का एंगल मेजर कितना आएगा, BAD किसका कहाँ एंड होता है, एंड पॉइंट्स क्या है, BD। तो BAD का मेजर विल बी हाफ ऑफ BCD, बराबर। उसके सामने वाला आर्क, इंटरसेप्टेड आर्क में क्या देखते हैं, सामने वाला एंड पॉइंट सेम होगा जो एंगल का एंड पॉइंट है, जहाँ पे मतलब एंगल सर्कल को कट कर रही है। एंड उसी तरह से दूसरे साइड का करेंगे तो हमको ये भी सेम ऐसे ही करके मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। नेक्स्ट देयर इज अ स्मॉल करोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, जो बोलता है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, एक एक्सटीरियर एंगल, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसका एक साइड मैंने बाहर एक्सटेंड किया, तो ये जो एंगल बनता है वो क्या हो जाता है, एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एंगल DCE। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये करोलरी क्या बोलता है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विल बी इक्वल टू इट्स एडजेसेंट ऑपोजिट एंगल। मतलब कि अंदर इसके एडजेसेंट में जो ऑपोजिट एंगल होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, ये एक्सटीरियर है, एडजेसेंट कौन सा होता है, बाजू वाला, ऑपोजिट कौन सा होता है, इसका ऑपोजिट ये। तो ये और ये एक्सटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल DCE एक्सटीरियर एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू बाजू वाले के ऑपोजिट, यानी कि एंगल BAD, बाजू वाले के ऑपोजिट, विच इज एंगल A, तो पूरा नाम है BAD या DAB व्हाटएवर। तो ये वो बोलता है, तो आपको ये प्रूव करना है, वेरी सिंपल है। ये भी हम लोग प्रूफ में लिखेंगे कि एंगल DCE यानी कि एक्सटीरियर एंगल प्लस एंगल DCB कितना होता है, हमेशा 180 होता है। देखो एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये है, ट्राइंगल में हम ये एक्सटेंड किया तो ये दोनों क्या बनाते हैं, हमेशा लीनियर पेयर। एक एक्सटीरियर एंगल और उसके बाजू वाला जो एंगल होता है इंटीरियर वाला, वो हमेशा आपस में क्या बनाते हैं, एक लीनियर पेयर बनाते हैं, ठीक है। सो इसके लिए एंगल DCE प्लस एंगल DCB प्लस एंगल DCB विल इज हाउ मच, 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर, दे मेक अ स्ट्रेट लाइन। एक्सटीरियर एंगल को बनाते ही इस तरह से ना कि साइड एक्सटेंड करते हैं स्ट्रेट, और वो एंगल बन जाता है आपका दूसरे साइड के साथ, वो एंगल जो बनाता है दैट इज योर एक्सटीरियर एंगल। सो DCE प्लस DCB विल बी 180 लीनियर पेयर, ओके। बट आपको अभी जो हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि DCB प्लस DAB, DCB प्लस DAB वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम जो अभी हमने पढ़ा। तो ये 1 था, ये 2 था, तो फ्रॉम 1 and 2 हमको क्या मिल रहा है, वो दोनों RHS 180 है ना, तो देयरफॉर DCE प्लस DCB इज इक्वल टू दिस साइड DCB प्लस DAB, राइट। इक्वेट कर दिया हमने बिकॉज RHS दोनों सेम था। तो ये देखो ये भी DCB है, ये भी DCB है, मतलब इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो वो कट कर दिया हमने। देयरफॉर हमको क्या आया, एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल DAB, दैट इज एंगल DCE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DAB, जो प्रूव करना था।
DAB या BAB whatever the angle remains the same, है ना. BAD बोलो या DAB, एंगल इसकी बात हो रही है, बराबर है. हेल्स प्रूव. तो अभी हमें आगे ये दो चीजें याद रखनी है. एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि टोटल कितना होता है 180 ऑपोजिट एंगल्स का. एंड और एक होता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में जो एक्सटीरियर एंगल बनता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एडजेसेंट, उसका एडजेसेंट का ऑपोजिट एंगल, एडजेसेंट का ऑपोजिट एंगल. ओके.